आज का किस्सा। प्रताप और अनिरुद्ध यूं तो कहने को वो गांव में रहते थे, लेकिन गांव के साथ इनका संबंध काफी कम था। उसका कारण यह है कि इनके दादाजी की जमीन तो बहुत ज्यादा थी, और गांव में या कह सकते हैं कि इनके दादाजी का राज चलता था। काफी ज्यादा मान सम्मान, और ऐसा नहीं कि लोग डर में, लोग काफी ज्यादा इनकी इज्जत करते थे। उसका कारण यह है कि दादाजी काफी लोगों की मदद भी करते थे। अब फिर बात आती है प्रताप और अनिरुद्ध के गांव से ताल्लुक ज्यादा ना होने की, इसके बावजूद कि वो गांव में ही रहते थे। प्रताप और अनिरुद्ध के दादाजी चाहते थे कि वो, उनके बच्चे, उनके पोते उच्च शिक्षा प्राप्त करें, और जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो उनके मन में आए करे। नौकरी करना चाहते हैं नौकरी करें, जमीन संभालना चाहते हैं जमीन संभालें, लेकिन वो चाहते थे कि जो उनका शिक्षा का समय है उसमें वो किसी भी तरीके की डिस्ट्रैक्शन ना हो। इसलिए फिर वो, गांव में तो कोई बहुत बड़ा स्कूल होता नहीं है, तो गांव के पास के शहर में डेली इनका अप डाउन होता था। प्रॉपर इनके लिए गाड़ी थी जो इनको रोजाना स्कूल लेकर जाती थी, स्कूल से लेकर आती थी। और इसके अलावा जब ये धीरे धीरे बड़े होने शुरू हुए तो कॉलेज में भी यही था कि कॉलेज ये गाड़ी से ही जाते थे, गाड़ी पर आते थे। अब इस चीज से आप इनकी वैभवता का पता लगा सकते हैं। अब गांव में बहुत ज्यादा कम होने की वजह से इनका जो जमींदारी की तरफ ज्यादा जाना होता नहीं था। जब गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो यहाँ तो ये अपने नानके घूमने चले जाते, या फिर किसी दूसरी स्टेट में जाते अपने पिता माता पिता के साथ घूमने। अब जमींदारी का सारा कार्यभार इनके दादाजी की तरफ था, या यूं कहें कि इनको तो अपने गांव की जमीन का सही तरीके से रास्ता तक नहीं पता था। अब जो आगे कहानी किस्सा होने वाला है, आगे जो डरावनी वारदातें होने वाली हैं, ये इस चीज की एक मेन कड़ी है कि इनको रास्ता तक सही तरीके से पता नहीं था। अब गर्मियों के दिन चल रहे थे तो धीरे धीरे इनके मन में एक बार आया दोनों भाइयों के कि यार ऐसा करते हैं, हम ना खेतों में चलते हैं, देखते हैं अभी क्या अनाज उगा है, क्या कौन सी फसल उगी है, कुछ समय तो हम खेतों में बिताते हैं। ये अपने दादाजी को कहते हैं कि दादाजी आज ना हम भी आपके साथ चलते हैं। लेकिन दादाजी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई देखो, ऐसी बात है कि जो खेतों की फसल है ना, उनकी कटाई का काम चल रहा है, तो इतना धूल मिट्टी होगा कि भाई दिक्कत हो जाएगी तुम्हारे लिए। ऐसा करते हैं, बस कुछ ही दिनों की बात है, तो एक बार वो सारा काम हो जाए तो फिर मैं तुम्हें लेकर चलूंगा। अब तब तो ये मना कर देते हैं। दादाजी से प्यार तो करते थे लेकिन डरते भी उतना ही थे। इनकी हिम्मत नहीं थी कि ये उनको कह सके, जिद कर सके। दादाजी अब चले जाते अपने खेतों की तरफ। फिर कुछ समय बाद ये, इनके दिमाग में प्रोग्राम आता है, जब ये बोर हो जाते हैं कि क्यों ना ऐसा काम करें, हम चलते हैं खेतों की तरफ, दादाजी को सरप्राइज देंगे। दोनों भाई इस चीज को लेकर मान जाते हैं और पैदल ही चल पड़ते हैं खेतों की तरफ। जब गांव में ये जा रहे होते हैं तो काफी ज्यादा इनकी इज्जत मान होती है। भाई अब उनके दादाजी कितना इज्जतमान है, जो भी लोग इनको जानते थे, तकरीबन सारा गांव इनको जानता था। धीरे धीरे अब ये चल पड़ते हैं अपने खेतों की तरफ, और गांव का जब रकबा खत्म होता है तो अब रास्ते सुनसान होना शुरू हो जाते हैं। ये थे भी पैदल, क्योंकि ये चाहते थे नहीं थे कि घर में से किसी को कहें कि हमें खेत लेकर जाओ, फिर वो भी कहेगा कि नहीं, दादाजी की मर्जी के बिना तो लेकर जाया नहीं जा सकता। धीरे धीरे जब ये चल रहे थे, लेकिन इनको ये पता नहीं था कि जिस रास्ते से ये जा रहे हैं वो इनके खेत का रास्ता नहीं है। अब थोड़ी सी आगे जाके इनको एक जगह दिखाई देती है। जब उसके पास जाते हैं तो वो होता है कब्रिस्तान। बड़ा ही भयानक था। कभी जिंदगी में इन्होंने ऐसी चीज देखी नहीं थी। कहें कि कब्रिस्तान को तो देखा ही तक नहीं था। अजीब से तरीके की बाढ़ थी, मतलब काफी ज्यादा ना पुरानी सी बाढ़ थी, काफी पुराना कब्रिस्तान था। और ये एक चीज देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। उस कब्रिस्तान के आसपास बिल्कुल सन्नाटा, जो कि होता है, कोई खास बात नहीं है इसमें, लेकिन इतनी सुनसान जगह पे, जहां पे लोग सिर्फ अपने परिजनों को दबाने आते हैं या फिर कभी कभी उनको श्रद्धांजलि देने आते हैं, उसके बिल्कुल सामने एक दुकान थी। अब मोस्ट प्रोबेबली ये दुकान होगी फूलों की, मालाओं की, लेकिन ये दुकान थी मांस, मीट शॉप। ये देख के काफी हैरान होते हैं कि भाई ये कैसे हो सकता है कि इतनी सुनसान जगह पर कोई ऐसी दुकान हो। लेकिन अब ये रास्ता शायद भूल चुके थे। ये जाते हैं उस दुकान के पास, वहां पर एक आदमी इनको दिखाई देता है। वैसे तो उस आदमी को देखकर ये काफी हैरान होते हैं, क्योंकि उसकी जो हाइट थी वो कम से कम 6 फुट 4 इंच के आसपास थी। अपने गांव में कभी इतना लंबा इंसान तो इन्होंने कभी देखा ही नहीं था। और उस दुकान से इतनी बदबू आ रही थी, ये भी इनकी समझ में आता है कि भाई मीट की दुकान है, बदबू तो आएगी।
वो आदमी, वो दुकानदार इनको काफ़ी ज़्यादा अजीब से तरीके से देख रहा था। और तो और जो इन्होंने नोट किया वो ये कि गाँव में जहाँ से भी ये जा रहे थे, सभी इनको प्रणाम कर रहे थे, सभी इनको ग्रीट कर रहे थे। लेकिन ये आदमी तो जैसे इनको जानता ही नहीं। बड़ी अजीब बात थी इनके लिए। ये नाम लेते हैं अपने दादाजी का और कहते हैं कि बस हम उनके पोते हैं, हम उनके खेतों में जा रहे थे तो ये हमें ना थोड़े रास्ते का जो है वो लग रहा है कि शायद गलत रास्ते से आ गए हैं। तो वो कहता है कि तुम्हें लग नहीं रहा, तुम गलत रास्ते से आ गए हो, जो ये रास्ता है दूसरी तरफ से जाता है। वो इशारा कर रहा था उस कब्रिस्तान की तरफ। तो ये इशारा करते हैं ये कब्रिस्तान से कैसे जाता है? तो वो कहते हैं हाँ कि कब्रिस्तान से एक रास्ता जाता है जो बीच में से होकर जाएगा, नहीं तो तुम्हें सारा गांव दूसरी तरफ से घूम के जाना पड़ेगा। कहो तो मैं तुम्हें उस रास्ते तक छोड़ाऊं। अब शाम धीरे धीरे पड़ रही थी तो इनको भी थोड़ा सा डर लग रहा था कि भाई कब्रिस्तान के बीच में से जाना पड़ेगा। तो ये उसको कहते हैं कि हाँ हमें ले चलो। अब वो इंसान इनके साथ चलना शुरू कर देता है। अब एक 6 फुट से ऊपर का इंसान इनके सामने, तो ये बच्चे लग रहे थे। ये इसके साथ साथ चलते जा रहे थे और ये कब्रिस्तान में अंदर की तरफ जाते जा रहे थे। लेकिन जो कब्रिस्तान दूर से ही लग रहा था कि उसकी एक कोने से लेकर दूसरे कोने की लंबाई बहुत ज्यादा नहीं होगी। जैसे ही इन्होंने कब्रिस्तान के अंदर एंटर किया, ये चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं, लेकिन कब्रिस्तान का तो अंत हो ही नहीं रहा। ऊपर से जो दिन है वो कुछ ज्यादा ही जल्दी से ढल रहा है। रात तो इनके देखते देखते होनी शुरू हो गई। अब इनको डर लग रहा था। वो इस इंसान को कह रहे हैं कि भाई कब आएगा, ये कौन सी जगह पे लेकर आ रहे हो, रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा, हम सीधे रास्ते चले जा रहे हैं और कब्रिस्तान खत्म ही नहीं हो रहा। लेकिन वो इंसान तो किसी भी तरीके का रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। अचानक से वो इंसान अनिरुद्ध का हाथ पकड़ लेता है बहुत कस के। जब ये हाल प्रताप देखता है तो वो अनिरुद्ध का हाथ पकड़ता है, उसको खींचता है। जैसे ही वो खींचता है तो उसका हाथ छूटता है। ये बस भागते हैं, ये उसकी तरफ देखते तक नहीं, क्योंकि इनको अंदेशा हो चुका था कि कुछ भी आसपास ठीक नहीं है। जिस कब्रिस्तान पर ये पिछले 15 मिनट से चले जा रहे थे, जब वो दोबारा से उस रास्ते की तरफ आते हैं तो 5 मिनट में ये रास्ता क्लियर कर लेते हैं। इनको फिर से काफी हैरानी होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये वहां पर सोचने का समय नहीं था। ये फटाफट भागते हैं। जिस रास्ते से ये अपने घर की तरफ से चले थे उसी रास्ते पर ये वापस आ जाते हैं। अब ये बहुत ज्यादा डर चुके थे। गनीमत थी कि अभी तक इनके दादाजी आए नहीं थे, क्योंकि अगर इनके दादाजी आ जाते तो फिर एक लंबा दौर शुरू होना था सवालों का जवाबों का, कि कहाँ से आए, कहाँ गए थे, क्यों गए थे, और ये हाथ पर इतना बड़ा निशान बाजू पर ये कहाँ से आया। क्योंकि अनिरुद्ध की बाजू पर एक बहुत बड़ा निशान पड़ा था, जैसे उस आदमी ने उसको जब पकड़ा था कस के, तब का निशान। अब ये किसी से बहुत ज्यादा बात नहीं करते और अपने कमरे में जाके सो जाते हैं। ये अपने आपस में भी बात करना सही नहीं समझते कि भाई ये हुआ क्या। बस ये एक दूसरे की आंखों की तरफ देख रहे थे और एक दूसरे की आंखों की तरफ देखकर खौफ साफ दिखाई दे रहा था। इस घटना के बाद प्रताप की जिंदगी तो वैसे ही चल रही थी, लेकिन अनिरुद्ध में खासा डिफरेंस आ चुका था। उसके बिहेवियर में खासा डिफरेंस आ चुका था। अब वो पहले जैसा अनिरुद्ध रहा ही नहीं। इन दोनों की जोड़ी, जैसा कि मैं कहता हूँ कि कई भाई है तो है, लेकिन दोस्ती बहुत ज्यादा थी। लेकिन अब अनिरुद्ध जो है वो कटा कटा सा रहने लग पड़ा। पहले ये तकरीबन एक साथ ही रहते थे, लेकिन अब अनिरुद्ध पता नहीं 3 या 4 घंटे गायब रहता अपने घर से। किसी को कुछ नहीं पता होता। मैंने 1-2 बार अनिरुद्ध से बात करने की कोशिश की, लेकिन अनिरुद्ध कोई उसका जवाब देता नहीं। यहाँ तक कि वो लड़ने को हो जाता। अनिरुद्ध का स्वभाव तो मुझसे भी काफी अच्छा था। वो तो हमेशा सबसे प्यार से बात करता था, लेकिन अब वो सबसे गुस्से से बात करता, चिढ़ के बात करता। उसे परफ्यूम लगाने का काफी शौक था, लेकिन अब अनिरुद्ध से अजीब से तरीके की गंध आती थी। और तो और उसने अपना रूम भी चेंज कर लिया। मुझे इस चीज का काफी ज्यादा दुख था। हम भाई एक ही रूम में रहते थे, हम सारे दिन तकरीबन साथ ही रहते थे, लेकिन अब वो मुझसे कटा कटा सा रहने लग पड़ा था। उसकी हरकतें फिर, जैसे मैं कह रहा हूँ, कि काफी अजीब हो चुकी थी। यहाँ तक कि 1-2 बार उसने दादाजी पर भी काफी ऊंची चिल्लाया, जो हमारे घर में आज तक कभी हुआ नहीं। हम तो दूर की बात, हमारे पिताजी ने, हमारे चाचा जी ने, हमारे ताऊ जी तक ने कभी भी दादाजी से ऐसी बात की नहीं। हालांकि दादाजी ने इस चीज का बुरा मनाया हो ना मनाया हो ये तो पता नहीं, लेकिन उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया। अब एक दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं पता लगा के रहूंगा कि अनिरुद्ध को हो क्या रहा है, अनिरुद्ध करता क्या है, वो गायब कैसे रहता है,
कहाँ पे जाता है, क्या करता है। ठीक इसी चीज़ का पता लगाने के लिए एक दिन मैं इसके पीछे पीछे जाना शुरू हुआ। जब अनिरुद्ध जा रहा था तो उसको मानो दीन दुनिया की कोई खबर थी नहीं। उसके आसपास कौन चल रहा है कौन नहीं चल रहा उसको नहीं पता। जैसे उसको कोई रिमोट कंट्रोल से अपने तरफ बुला रहा है। वो गया एक झाड़ियों की तरफ, काफी सुनसान इलाका। वहां पर जाकर मैं क्या देखता हूँ कि अनिरुद्ध किसी जानवर का मांस खा रहा है, कच्चा मांस। उसके आसपास से इतनी बदबू आ रही है और वो जानवरों की तरह मांस खाया जा रहा है। मैं ये देखकर हक्का बक्का रह गया। मुझे तो आंखों पर विश्वास ही नहीं आ रहा था। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे घर में मांस खाना तो दूर, कोई नॉन वेज के आसपास तक नहीं भटकता। हमारे पुरखों तक ने जिंदगी में कभी मांस तक नहीं खाया। मुझे घिन आ रही थी आज अनिरुद्ध पर। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, जो इंसान नॉन वेज से इतनी दूर रहता है और वो कच्चा मांस खा रहा है। मैं भागा भागा घर गया। अब घर जाके मैंने अपने दादाजी को ये बात बताई। दादाजी ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। वो कहते थे ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हें गलतफहमी हुई है। लेकिन उसके बाद फिर मैंने बताया कि हमारे साथ उस दिन क्या हुआ था। हम आपको सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन उस चक्कर में हम कब्रिस्तान चले गए और वहां पर ये सब हुआ। जब दादाजी ने ये बात सुनी तो उनके चेहरे पर शिकन साफ तौर पर नजर आ रही थी। अब अनिरुद्ध आता है। दादाजी उससे बड़े प्यार से पूछते हैं कि बेटा कहाँ गए हो। अनिरुद्ध बड़े प्यार से जवाब देता है। दादाजी उससे बात करते हैं कि बेटा मुझे पता लगा है कि तुम मांस खाते हो, अगर कुछ ऐसा है तो प्लीज हमें बता दो। अनिरुद्ध मेरी तरफ काफी गुस्से से देखता है, जैसे उसको पता लग चुका था कि मैंने ही बताया। लेकिन जो भी मैं कर रहा था उसकी भलाई के लिए तो कर रहा था। वो मेरी तरफ काफी गुस्से से देखने के बाद कहता है कि दादाजी ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, मैं और मांस खाऊंगा, ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। दादाजी कहते हैं ठीक है बेटा अपने कमरे में जा। इसके बाद दादाजी कहते हैं कि कौन सी दुकान है, मुझे बता सब कुछ। फिर मैंने जब सब कुछ दोबारा बताया, रात के समय में तो नेचुरली बात है दुकान बंद ही होगी। लेकिन अगले दिन दादाजी कहते हैं तो मेरे साथ चलेगा। जब अगले दिन हम वहां पे जाते हैं, मेरी तो हैरानी का ठिकाना तक नहीं रहता। वहां पर कोई दुकान थी ही नहीं। ये देख के मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। इससे भी ज्यादा मुझे डर इस बात का था कि दादाजी मेरी तरफ काफी गुस्से से देख रहे थे, कि जैसे कुछ ना कुछ मैंने ही गलत किया। लेकिन मैं अपनी बात पर अड़ा हुआ था। इसके बाद दादाजी और मैं घर नहीं गए, हम गए एक बाबा के पास जो उस गांव में रहता था। काफी विख्यात था अपने तंत्र मंत्र के लिए। दादाजी उसको सारी बात बताते हैं। फिर वो तांत्रिक कहता है कि इसका पता तो अनिरुद्ध को देखने के बाद ही लगेगा। वो कहते हैं कि मैं कुछ समय बाद आपके घर आऊंगा और फिर हम देखेंगे। कुछ समय बाद वो जो हमारे घर आए, उसने अनिरुद्ध को देखा तो उसने दादाजी के कान में कुछ खुसर फुसर की, लेकिन दादाजी ना में सर हिला रहे थे। उसके बाद फिर उठते हैं। वो कहते हैं ठीक है फिर एक काम करना होगा, आपको ही आना पड़ेगा। दादाजी इस चीज के लिए सहमति करते हैं कि ठीक है। अब अनिरुद्ध जब जाता है तो मैं पूछता हूँ कि दादाजी उसने क्या कहा। दादाजी कहते हैं कि मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई समस्या है, तो इसके लिए कुछ पता लगाने के लिए मुझे अनिरुद्ध के सामने मांस रखना पड़ेगा। तो मैंने इसके लिए मना कर दिया कि भाई हमारे घर में तो मांस आएगा नहीं। तो फिर वो कहता है कि आपको मेरे पास आना पड़ेगा, वहां पे देखेंगे। तो मैंने हमें भर दी। मैंने जिद की कि दादाजी मैं भी चलूंगा, लेकिन दादाजी मान नहीं रहे थे। तो फिर मैंने कहा कि दादाजी इस चीज को तो मैं भी देख चुका हूँ ना, इस सारे घटनाक्रम में मैं भी तो हूँ, तो हो सकता है मेरी जरूरत पड़े। दादाजी को ये बात ठीक लगी और अब हम तीनों चलते हैं उस तांत्रिक के पास। जब तांत्रिक के पास अनिरुद्ध सामने बैठता है तो तांत्रिक उससे पूछना शुरू करता है कि बेटा तुम मांस क्यों खाते हो। अनिरुद्ध तो मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो कहता है कि आप सबको गलतफहमी हुई है, मैं तो मांस से, सबको पता है कि हमारे घर में कोई मांस दूर दूर तक नहीं खाता। लेकिन तांत्रिक जी इस बात पर अड़े हुए थे कि बेटा मांस तो तू खाता, मुझे पता है। वो कोशिश कर रहे थे कि अनिरुद्ध को गुस्सा आए, गुस्से में वो बक पड़े, गुस्से में वो आग बबूला हो जाए और बता दे कि मेरे अंदर कौन है, मैं कौन हूँ। क्योंकि जो अनिरुद्ध के बारे में बात की गई थी, तांत्रिक जी को भी पता था कि वो अनिरुद्ध तो है ही नहीं। लगभग आधा पौना घंटा
मशक्कत चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, लेकिन अनिरुद्ध मानने के लिए तैयार ही नहीं था और वो बिल्कुल कान होके बोल रहा था। एक पैसे की भी उसके माथे पर कोई लकीर नहीं थी गुस्से की, परेशानी की। बस एक अच्छे बच्चे की तरह वो जवाब देता जा रहा था। जब तांत्रिक जी को लगता है कि कुछ फायदा होने नहीं वाला, तो फिर तांत्रिक जी इशारा करते हैं अपने शिष्य को। अब उनका शिष्य एक बहुत बड़ा मांस का टुकड़ा लेकर आता है, कम से कम 4 या 5 किलो का। जैसे ही अनिरुद्ध उस मांस को देखता है, वो तो जैसे जानवर की तरह झपट पड़ता है उस मांस के टुकड़े पर। दादाजी को पहले ही कह दिया जाता है कि दादाजी को पहले ही कह दिया जाता है कि जो भी अनिरुद्ध और उस तांत्रिक के बीच में चलेगा, जो भी अनिरुद्ध करेगा, उसको रोकने नहीं दिया जाएगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। अब अनिरुद्ध मेरा भाई, जिसने जो हमारे घर में कभी मांस तक खाया नहीं, हमारे सामने वो इंसान 4-5 किलो का कच्चा मांस खा गया, और उसके बावजूद भी वो कह रहा है कि मुझे और चाहिए। अब तांत्रिक जी इशारा करते हैं सबको, जो उनके शिष्य थे, कि इसको पकड़कर बांधो। अब उसको पकड़कर बांधा जा रहा है, खून उसके मुंह से रिस रिस कर रहा था। दादाजी, जो हमारे सामने हमें लगता था कि बहुत सख्त इंसान है, प्यार तो करते हैं लेकिन सख्त भी है, उनकी आंखों से आंसू झरनों की तरह बह रहे थे कि उनके पोते को हुआ क्या। अब तांत्रिक अपने गुस्से में आता है, गुस्से में आके अब उससे बुलवाना शुरू करता है कि बता कौन है तू। क्योंकि 4-5 किलो का कच्चा मांस खाना तो किसी भी इंसान के बस की बात है ही नहीं, ये तो होता है जिनका कमाल। अब जब उससे पूछा जाता है तो फिर धीरे धीरे वो बकना शुरू करता है। वो कहता है कि ये दोनों मेरा शिकार थे, मैं इनका शिकार करना चाहता था, लेकिन ये किसी तरीके से बच गए। मुझे मांस चाहिए, मांस के बिना मेरा शरीर पूरा नहीं होगा, और अगर मेरा शरीर पूरा नहीं हुआ तो मैं ऐसे ही ताउम्र भटकता रहूंगा। तो तांत्रिक पूछते हैं कि क्या तुम जिन्न हो? वो जिन्न नहीं था, सबकी धारणा गलत थी, वो जिन्न नहीं था। फिर उससे पूछा जाता है कि तू बता तो सही वो है कौन? तो फिर वो बताता है कि इसी कब्रिस्तान के आसपास जमीन में मेरे शरीर के टुकड़े करके अलग अलग जगह पर दफनाया गया। मैं चाहता हूं कि मेरे शरीर पर दोबारा से मांस आए और मैं दोबारा से जिंदा हो सकूं। अब तांत्रिक जी कहते हैं कि ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ये तू भी जानता है, जितना मर्जी मांस खा ले, जिसका मर्जी शिकार कर दे, जो मर्जी कर दे, तो अपने आप को तसल्ली दे रहा है, दूसरों की जिंदगी खराब कर रहा है, ऐसा हो नहीं सकता। अब तेरे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो मैं तुझे कैद कर लूंगा, तो या तो फिर तू बता तू किस तरीके से इससे पीछा छुड़ाएगा। कुछ समय तक दोनों में बहस चलती है, सब कुछ होता है, और आखिर में जब वो बात करता है, वो कहता है कि मैं चाहता हूं कि अगर मैं जिंदा नहीं दोबारा हो सकता। अब यह भी बात मानने में आती है, क्योंकि कुछ ऐसे प्रेत होते हैं जिनकी बॉडी अभी डिकम्पोज नहीं, मतलब किसी तरीके से पूरी तरह खत्म नहीं हुई होती, तो उनको लगता है कि वो दोबारा से जिंदा हो सकते हैं, इसलिए वो ऐसी चीजों का शिकार करते हैं, इंसानों तक का मांस का इनको सेवन करना होता है। फिर वो कहता है कि मुझे चाहिए मुक्ति, और मुक्ति कैसे होगी कि जो भी उसके अंग है, जो भी जहां जहां भी उसके अलग अलग काट के अंगों को दफनाया गया, उसको एक जगह पर दफनाया जाए। फिर वो बताता है कि किस किस जगह पर मेरा कौन कौन सा अंग पड़ा है। जब शिष्य जाते हैं, खोदते हैं, तो ठीक वही जगह पर हड्डियां मिलती हैं। एक जगह करके उसकी हड्डियों को एक कब्र में दफनाया जाता है। वादा लिया जाता है कि अगर ऐसा होगा तो तू इसको हमेशा के लिए छोड़ देगा, और कभी भी अनिरुद्ध और इसके परिवार पर आस पास नहीं जो है तू निकलेगा, आस पास भी इनके नहीं भटकेगा। ठीक वैसा ही होता है। जब ये सब कुछ होता है, कुछ देर अनिरुद्ध पर नजर रखी जाती है, लेकिन अब इस बात को काफी साल हो चुके हैं और ऐसा कुछ दोबारा हुआ नहीं है। लेकिन एक गलत रास्ता, या कहें द रॉन्ग टर्न, कहां से कहां तक बात को ले जाता है। आई होप ये किस्सा आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा। जल्दी से चलते हैं हम अगले किस्से की ओर। विक्रांत काफी होनहार स्टूडेंट है। वो गांव से दिल्ली आया पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ना इतना आसान और इतना सस्ता तो होता नहीं है, वह भी तब जब परिवार का बैकग्राउंड काफी गरीब हो। विक्रांत के पिता काफी गरीब हैं और एक छोटे से किसान हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ठानी कि वो अपने बच्चे को शिक्षा देंगे
और कोई ना कोई अफसर या कोई अच्छे नौकरी दिलाकर रहेंगे। इसकी वजह से ही वो जितना भी कमाते, बहुत बड़ा हिस्सा विक्रांत की पढ़ाई पे खर्च हो जाता। वो 3 वक्त की जगह 2 वक्त की रोटी खाने के लिए तैयार थे, लेकिन वो विक्रांत की पढ़ाई में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते थे। इसलिए आज विक्रांत छोटे से गाँव से दिल्ली में पढ़ रहा था। लेकिन विक्रांत ये अच्छी तरीके से जानता है कि उसके पिता कितनी कठिनाइयों से उसको पढ़ा रहे हैं। अब वो जहाँ पर रह रहा है शेयरिंग पीजी में, वहाँ का भी खर्च ज़्यादा हो जाता है, खाने पीने का भी खर्च हो जाता है। ये सब कुछ उनके पिता उठाते हैं। विक्रांत को महसूस होता है कि भाई मुझे भी कोई ना कोई काम करना चाहिए। सारा दिन वो पढ़ता है, रात को भी कुछ समय पढ़ने के बाद उसके पास समय तो होता है कि वो कोई छोटा मोटा काम कर सकता है, लेकिन काम करे तो करे क्या। उसकी समस्या ये हल होने वाली थी, क्योंकि अब उसके पीछे में एक नया शख्स आया था। वो टैक्सी ड्राइवर थे। वो सारा दिन टैक्सी चलाते थे और शाम को थक कर चूर हो जाते थे। कुछ समय बाद इन दोनों की काफ़ी अच्छी बनने लग पड़ी। जो आदमी थे वो विक्रांत के पिता की उम्र के थे, तो ये उनको चाचा चाचा बोलते थे। और एक दोनों में काफ़ी ज़्यादा स्नेह हो गया। यहाँ तक कि इनके पारिवारिक संबंध भी बन गए कि विक्रांत के पिता जब मिलने आते तो इनके साथ काफ़ी अच्छी बनती। एक दो बार ये इनको गांव में भी लेकर गया। वहीं जो ये टैक्सी ड्राइवर थे वो भी अपने गांव में जब गए तो एक दो बार विक्रांत को साथ में लेकर गए। तो एक काफ़ी अच्छी इनकी बॉन्डिंग हो गई थी। एक दिन विक्रांत के मन में बात आती है। वो काफ़ी समय से इनके साथ शेयर करना चाहता था, लेकिन डरता था। फिर भी वो विक्रांत के मन की बात पढ़ लेते हैं और वो विक्रांत से पूछते हैं कि बेटा कोई बात है तो मुझसे बात करना। क्या कुछ पैसों की ज़रूरत है? अगर है तो बता। भाई तेरा चाचा इतना तो कमा लेता है कि अगर तुझे कोई छोटी मोटी तकलीफ होगी तो उसको देख लेगा। लेकिन विक्रांत की समस्या पैसे नहीं थे। पैसे तो थे, लेकिन पैसे मांगने वाली समस्या नहीं थी। उसके दिमाग में कुछ और बात चल रही थी और वो बात करना चाहता था, लेकिन झिझक रहा था। पर फिर भी अब इतने खुलेपन से जब उसके काका ने, उसके चाचा ने बात की, तो फिर विक्रांत कहता है कि आपको तो पता ही है कि घर के हालात कैसे हैं। पिताजी बड़ी मुश्किल से गुजारा कर करके अपना पैसा निकाल के मेरे लिए पैसा बचाते हैं और बड़ी मुश्किल से गुजारा चलता है। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं कोई पार्ट टाइम काम करूं, जिसकी वजह से मैं थोड़ा बहुत कम से कम पीजी का खर्च, खाने पीने का खर्च निकाल सकूं। थोड़ी सी उनको भी मिले और कोई जो पैसा बचेगा वो किसी बुरे बुरे वक्त में काम आएगा। अब इनके जो अंकल थे, चाचा जी, कहते हैं कि बात तो बेटा तेरी ठीक है, तू बता, मैं तेरी कोई मदद कर सकता हूँ। रात के टाइम में क्या काम होगा, और अगर काम होगा भी तो भाई क्या पैसे मिलेंगे? उस पैसों से तो तेरा गुजारा ही नहीं होगा और तेरी पढ़ाई भी खराब होगी। विक्रांत, जैसे मैंने कहा कि काफ़ी होनहार स्टूडेंट था, वो कम से कम दिन में 4 या 5 घंटे का समय मैनेज कर सकता था। फिर विक्रांत डरते हुए बोलता है कि अंकल, अगर आप सही समझे तो वैसे तो अगर आप कुछ होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर फिर भी अगर आप सही समझे तो। अंकल कहते हैं बेटा बात तो बता क्या है। विक्रांत कहता है मैं सोच रहा था कि रात के समय में अगर मैं आपकी टैक्सी चला करूं। जब उनके अंकल बात सुनते हैं, उनके चेहरे पर स्माइल थी कि देखो बच्चा कितना होनहार है। लेकिन वो कहते हैं कि बेटा मुझे कोई समस्या नहीं है, तो टैक्सी चला, तेरी टैक्सी है, तो जो कमाना चाहता है इससे कमा। रात को तो टैक्सी खड़ी रहेगी, मुझे क्या दिक्कत है। लेकिन बेटा तेरी पढ़ाई खराब नहीं होगी, रात को तू आराम भी तो करेगा। विक्रांत सारा टाइम टेबल बताता है कि मैं इतने बजे कॉलेज से आ जाता हूँ। आपको पता है आवारागर्दी करने का मेरा शौक नहीं है, घूमने फिरने का मेरा शौक नहीं है। आके कुछ समय रेस्ट करके मैं अपनी पढ़ाई जो है वो अपनी पूरी कर लेता हूँ और फिर मेरे पास समय समय होता है। अगर मैं दिन में 6 घंटे भी सोऊं और दोपहर में 1 घंटा, यानी कि 7 घंटे सोऊं, तो मैं कम से कम 5 या 6 घंटे तो टैक्सी चला ही सकता हूँ। और अगर इस टैक्सी से मेरा कुछ बन जाए तो फिर क्या बात है। और अंकल प्लीज, मतलब आप बुरा मत मानेगा, बट जो भी सर्विस वगैरह है वो तो नेचुरली बात है, मैं करा दो ही करूंगा। अंकल कहते हैं कि तू मार खाएगा क्या मुझसे? मैंने तुझसे ये कोई बात की? कल चल तू, कोई बात नहीं, तू टैक्सी मेरी पकड़। और एक बात बोलो भाई, टैक्सी में जब कमाई होती है तो बहुत होती है, जब नहीं होती तो नहीं होती। तो इतना भी कोई डरने वाली बात नहीं है। नहीं होती तो टैक्सी खड़ी रहेगी, नुकसान तो नहीं करेगी। और जब होगी तो भाई कमा, जितना कमा सकता अच्छी बात है। अब जब अप्रूवल मिल जाती है, विक्रांत काफी खुश था। अब विक्रांत टैक्सी चला रहा था। उसको टैक्सी चलाते 4-5 महीने हो गए थे। ना ही सिर्फ वो पीजी का खर्चा निकाल रहा था, जो कुछ महीनों बाद गांव में आना जाना होता था वहां का खर्चा निकाल रहा था, खाने पीने का खर्चा निकाल रहा था, बल्कि अब पढ़ाई का 70% खर्च भी वो अब टैक्सी चलाने से ही निकाल रहा था।
विक्रांत काफी खुश था कि उसके पिता से बहुत बड़ा बोझ कम हुआ। धीरे धीरे वो पूरी तरीके से अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालेगा, खाने पीने का खर्चा निकालेगा और यहाँ तक कि शायद वो सेव करना भी शुरू कर दे। अब जिम्मेवारी के तौर पर टैक्सी की सर्विस भी पूरी तरह विक्रांत कराता, पूरी तरीके से मेंटेनेंस रखता। अंकल को किसी भी तरीके की वो शिकायत करने का मौका नहीं देता था और उसके अंकल भी काफी खुश थे कि उनकी गाड़ी एक अच्छे हाथों। जो रिश्ता बना था वो पहले से काफी ज्यादा मजबूत हो जाता है। लेकिन फिर आती है वो डरावनी रात, वो अनहोनी जिसके बारे में कभी विक्रांत ने सोचा ही नहीं था। आज पता नहीं ना जाने क्यों विक्रांत को कोई सवारी मिल ही नहीं रही थी, ना ही ऑनलाइन बुकिंग ना कुछ। वो तो बस साइड पर टैक्सी खड़ी करके इंतजार कर रहा था। काफी देर इंतजार करता है, फिर वो सोचता है कि मैं घर चले जाऊं, फिर सोचता है कि चल हो सकता है एक आधी सवारी मिल जाएगी, आज के पेट्रोल का खर्चा ही तेल का खर्चा ही निकलेगा। अभी विक्रांत सोने की कोशिश कर रहा था कि उसके जो विंडो पर टक टक करने की आवाज आती है। अचानक से विक्रांत उठता है और देखता है कि एक बुजुर्ग सा आदमी उसकी गाड़ी की विंडो को खड़खड़ा रहा था। विंडो का शीशा नीचे करता है विक्रांत और पूछता है, हाँ जी बाबा जी क्या है? तो वो एक गांव का नाम लेता है जो कि दिल्ली से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर था। जब विक्रांत मैप लगाता है तो देखता है, तो विक्रांत कहता है कि नहीं बाबा जी यहाँ पर नहीं जाया जाएगा, काफी दूर है। वो बुजुर्ग आदमी कहता है कि बेटा वैसे कितने पैसे लगते हैं? तो विक्रांत अपना रेट बताता है। फॉर एग्जांपल कि वो कहता है कि देखिए जी, आमतौर पर एग्जांपल के तौर पर कि हम 6,000 रुपये लेते हैं, तो अब रास्ते में तो मुझे कोई सवारी मिलेगी नहीं, तो कम से कम जो है वो मैं इसका 11-12 हज़ार से कम नहीं लूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह रहा हूँ, मत समझिए कितना ही होगा। वो बुजुर्ग आदमी कहता है कि मैं दुगने पैसे दूंगा बेटा, और एडवांस में ले ले, लेकिन मुझे मेरा जाना जरूरी है, मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है और मेरी जो रिजर्वेशन है वो ट्रेन की हो नहीं सकी, बस भी वहां पर जाती नहीं है, मुझे घर तक पहुंचना है, घर के दहलीज तक पहुंचना है। तो मैं 2-3 टैक्सियों के बारे में पूछ चुका हूँ लेकिन कोई भी आज जाने को कह नहीं रहा, प्लीज मुझे मना मत करना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब विक्रांत को जब ये पता लगता है कि डबल, अरे ये तो महीने का खर्चा निकल जाएगा पूरा, और भाई जब वापिस आएंगे खाली आएंगे तो फिर क्या होगा, किस्मत अच्छी हुई तो हो सकता है कि कोई मिल जाए सवारी। विक्रांत समय देखता है कि भाई इस समय चलेंगे इतनी देर में पहुंच जाएंगे, रात के समय में भीड़ कम होती है, अगर रात में वापिस आ जाऊंगा, अगर सुबह छुट्टी करनी भी पड़ी तो कोई बात नहीं। विक्रांत झट से मान जाता है। अब वो बुजुर्ग आदमी उनकी पीछे गाड़ी के पीछे बैठते हैं और चलना शुरू करते हैं। शहर तक तो सब कुछ ठीक था, जो हाईवे का रास्ता था जब बिल्कुल ठीक था। जब गाड़ी सिंगल रोड पर आती है, अब विक्रांत को थोड़ा सा आसपास का माहौल देख के डर लग रहा था। काफी ज्यादा वीरान था और विक्रांत तो वैसे गाड़ी तो तकरीबन शहर में चलती है, रात ज्यादा होने की वजह से और हवा भी बहुत ज्यादा तेज चल रही थी, और दूसरी बात की कोई गाड़ी नजर तक नहीं आ रही थी। वो देखते हैं कि अंकल काफी आराम से सो रहे थे। अचानक से विक्रांत ब्रेक लगाता है, ठक। जैसे ही ब्रेक लगती है अंकल एकदम से हिलते हैं। वो उठते हैं, कहते हैं क्या हुआ बेटा, बताओ हुआ क्या? तो विक्रांत कहता है अंकल गाड़ी के आगे नीचे कोई आ गया गाड़ी के। तो कहते हैं कौन आया? कहते मुझे लगता है कोई बच्चा है, वो सड़क के बीच में बैठा हुआ था, मुझे तो मौका ही नहीं मिला, पता नहीं एकदम कहां से आया। मैं उतर के देखता हूँ, एकदम अंकल उसको पकड़ते हैं, कहते नहीं बिल्कुल नहीं उतरना, गाड़ी बैक कर और निकाल। विक्रांत कहता अंकल बच्चा है। वो कहते हैं कि मेरी बात सुन बेटा, कोई बच्चा नहीं, ये सड़क बदनाम है, यहाँ पर ऐसी वारदातें होती हैं, वो बच्चा नहीं कोई भूत है। विक्रांत इनकी शक्ल देखता है, वो बिल्कुल बुरी तरह से डरे हुए थे। विक्रांत कहता नहीं अंकल, ऐसे भूत बात का मुझे नहीं पता, कोई बच्चा अगर मर गया तो हम क्या करेंगे, मैं अपने सर पर पाप नहीं लेना चाहता। तो वो कहते हैं कि मेरी बात सुन बेटा, जो मैं कह रहा हूँ उसको समझ, तुझे क्या लगता है कि रात के समय में कोई बच्चा ऐसे सड़क पर होगा? विक्रांत सोचता है कि यार बात तो वैसे ठीक करें। विक्रांत को वो कहते हैं जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर और निकल यहाँ से। विक्रांत अब गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है लेकिन गाड़ी स्टार्ट हो नहीं रही। विक्रांत 2-3 बार सेल्फ लगाता है। अब अचानक से विक्रांत को आवाज आती है, जैसे उसकी गाड़ी के आसपास कोई गुर्रा रहा है, जानवरों के जैसे आवाज वो घूमे जा रही है, कोई उसको नजर नहीं आ रहा। वो पीछे मुड़ के देखता तो अंकल तो बेहोश हो चुके। वो अंकल को हिलाता है कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया, लेकिन अंकल बेहोश हो चुके थे।
विक्रांत फिर से सेल्फ करता है, गाड़ी चलती है और गाड़ी भगाता है। अब विक्रांत गाड़ी भगाए जा रहा था, लेकिन वो आवाज उसका पीछा छोड़ नहीं रही थी। वो गाने लगाता है, फिर भी उसको आवाज उसके बावजूद भी आती है, और पीछे जो अंकल पड़े थे वो उसको ज्यादा परेशान कर रहे थे, क्योंकि वो कुछ भी हिलजुल कर नहीं रहे थे। अब उसको पता नहीं था कि वो है भी या नहीं। लेकिन जो भी वो गांव बताते हैं, वहां तक अब वो पहुंच चुका था। जब वो गांव में जाता तो गांव बिल्कुल खाली था, हवा बहुत तेज चल रही थी। विकास को अभी भी डर लग रहा था कि भाई अगर मैं गाड़ी से उतरा तो कहीं कुछ पकड़ना मुझे ले। लेकिन अब गांव में आने की वजह से कुछ हद तक उसका डर खत्म हुआ। लेकिन वो घर कहाँ पे था उसको तो पता ही नहीं था। फिर विक्रांत किसी घर का दरवाजा खटखटाता है और वो सारा बात बताता है, और वो दिखाता है कि ये बुजुर्ग है। गनीमत थी कि वो उनको पहचान जाते हैं कि अच्छा अच्छा, ये तो हमारे काका जी हैं। वो गाड़ी में उनके साथ बैठते हैं, उनको घर पे ले जाते हैं। जब उनको घर पे ले जाते हैं तो सारी इनको बताया जाता है कि ये दिल्ली से इनकी गाड़ी जो है रिजर्वेशन हुई नहीं, तो ऐसे ऐसे इन्होंने मुझे कहा था। अब जब वो उनको लेटाते हैं, वो भी कहते हैं कि बीमार रहते हैं, उसकी वजह से बेहोश हो गए, कोई डरने वाली बात नहीं है। फिर विक्रांत कहता है कि अच्छा आप मुझे इजाजत दीजिए। तो वो जो घर वाले हैं वो काफी अजीब से तरीके के से विक्रांत की तरफ देखते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हम आपको इस समय वापस नहीं जाने देंगे, आप आज रात यहीं रुकिए और सुबह आप चले जाना। लेकिन विक्रांत मानता नहीं है, क्योंकि उसको था कि मैं सुबह सुबह पहुंच जाऊंगा, अगर दिल किया तो रेस्ट कर लूंगा, नहीं तो कॉलेज जाऊंगा। लाख समझाने के बावजूद भी विक्रांत मानता नहीं। उसको मान जाना चाहिए था, क्योंकि जो अभी हुआ था वो तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी थी। और इतनी भयानक पिक्चर कि विक्रांत चाहते हुए भी जिंदगी भर इस माहौल को, इस सीन को भूल नहीं पाएगा। अब विक्रांत चल पड़ता है वापस, और जैसे ही अब वो उस रास्ते के आसपास पहुंचता है जहां पर ये कांड हुआ था, वो देखता है कि सड़क के बीचों बीच कोई बैठा हुआ है, बैठी हुई है। लेकिन जो नजारा विक्रांत देखता है उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। एक औरत जो सर नीचे करके बैठी हुई थी, उसकी गोद में एक बेटा था, बच्चा। ठीक वैसा ही बच्चा दिखाई दे रहा था जैसे उसको लगा था कि पहली बार उसकी गाड़ी के साथ टकराया। लेकिन वो बच्चा विक्रांत की तरफ ही देखे जा रहा था, उसकी आंखें बिल्कुल चमक रही थी। विक्रांत तो विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। उसने अपनी गाड़ी बिल्कुल धीरे की थी, जैसे वो गाड़ी खुद ब खुद खिंची जा रही है। विकास को तो ये सेंस ही नहीं थी कि गाड़ी चल रही है आगे की तरफ। वो बस जो सीन था उसकी तरफ देख के डरा हुआ था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि जो सड़क के बीच में है वो इंसान भी है नहीं। लेकिन जो उसका सवाल था उसको जवाब अभी मिलने ही वाला था। जैसे ही वो गाड़ी उसके बिल्कुल पास पहुंचती है, वो लेडी अचानक से सर की तरफ घुमाती है, और उसकी आंखें भी ठीक वैसे ही चमक रही थी जैसे उस बच्चे की आंखें थी। बस अब विक्रांत को ये पता लग चुका था कि मेरे सामने इंसान नहीं है। और जो वो बुजुर्ग आदमी के परिवार वाले कह रहे थे कि रुक जाओ रात, मुझे उनकी बात मान लेनी चाहिए थी। विक्रांत जैसे तैसे हिम्मत करके गाड़ी रिवर्स करता है और घुमाता है गाड़ी, उसी रास्ते पर उसी गांव में चलना शुरू करता है। लेकिन वो लेडी और वो बच्चा जानवरों की तरह उस गाड़ी के पीछे पीछे भाग रहे थे। अब विक्रांत को फिर से वही आवाजें आ रही थी। वो गाड़ी पूरी तेज रफ्तार से भगाया जा रहा था। हो सकता है उसका एक्सीडेंट हो जाता, लेकिन जो मौत उसके पीछे पड़ी हुई थी उससे अच्छा तो विक्रांत सोच रहा था कि एक्सीडेंट हो जाए तो ज्यादा बढ़िया, कम से कम वो मर तो जाएगा। जिंदा रहते क्या पता ये औरत और ये बच्चा उसका क्या हाल करेंगे, कितना तड़फा तड़फा के मारेंगे। कुछ ही समय बाद वो गांव दोबारा पहुंचता है, गाड़ी से उतरता है, पीछे देखता है, पीछे कोई नहीं। डर के मारे वो जल्दी से दरवाजा खटखटाता है। वो लोग जब दरवाजा खोलते हैं, विक्रांत की हालत को देखते हैं, जल्दी से उसको अंदर लेके जाते हैं। अंदर जाके विक्रांत बेहोश हो जाता है। अब अगले दिन विक्रांत की जाग खुलती है। उसके पास वो बाबा जी बैठे हुए थे, उसका हाल चाल पूछ रहे थे। विक्रांत भी उनका हाल चाल पूछता है कि अब आप ठीक हैं। तो फिर बाबा जी कहते हैं कि मेरे घर वालों ने तुम्हें कहा था कि रुक जाओ, तुम्हें रुक जाना चाहिए था, क्योंकि वो जो सड़क है और वो जो औरत और जो बच्चा है, आज से कुछ समय पहले इनका एक्सीडेंट होकर मौत हुई थी। और तकरीबन तकरीबन अगर कोई गाड़ी अकेली जा रही हो, आसपास कोई ना हो, तो वो नजर आ ही जाते हैं। वो शिकार करते हैं लोगों का। मुझे नहीं पता कितने लोग मरे होंगे, कितने लोगों का एक्सीडेंट हुआ होगा उसके साथ, उसकी वजह से, लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम बच गए। विक्रांत शुक्र मनाता है कि उसकी जान बच गई। पैसे तो उसको पहले मिल चुके थे, लेकिन वो बाबा जी उसको और पैसे देते हैं और उसको कहते हैं कि दिन के समय में वापस जाओ।
विक्रांत आज भी टैक्सी चलाता है, अभी उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, लेकिन ये जो खौफनाक वाक्य है उसके बाद विक्रांत ने कसम खा ली है कि अगर वो टैक्सी चलाएगा तो शहर के बीचों बीच ही चलाएगा। किसी ऐसे रास्ते वो कभी जाएगा नहीं जिसके बारे में उसको पता नहीं है, क्योंकि इस बार तो वो बच गया, लेकिन किस्मत हर बार साथ नहीं देती। आई होप ये किस्सा भी आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। और अब हम पढ़ते हैं कमेंट सेक्शन। तो पहला कमेंट है, शाउट आउट है जो है @सिफी अब्बास 432। सॉरी भाई अगर मैंने आपका नाम गलत तरीके से लिया है। सर मैं आपके हर वीडियो को लाइक एंड कमेंट करता हूँ, मेरा नाम भी कभी ले लिया करें कमेंट डिस्कशन में। तो सिफी अब्बास जी, बिल्कुल जी, मुझे पता भी आपने रिसेंटली मेरे वीडियोस देखने शुरू किया, तो तकरीबन हर वीडियो पे आप कमेंट करते हैं, और आपकी एक सजेशन भी थी वो सेशन वाली, वो जल्दी से मैं टाइम निकाल के भाई कर दूंगा। अभी थोड़ी सी टाइम की दिक्कत है, तो उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहा है कंटेंट, और ऐसे ही लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी जोड़िए चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को देखने के लिए, लाइक करने के लिए। दूसरा कमेंट है @रवि माजरा /Q6K। ये कहते हैं, राम राम सुनील भाई, स्टोरी बहुत अच्छी है आपकी, एक काम और कर दो, जो भी स्टोरी आपको भेजते हैं उनको पिन किया करो कमेंट बॉक्स में। रवि माजरा जी बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम आपको भी। और जो आपकी सुजेशन है, देखिए बात ऐसी है कि जो स्टोरीज है ना, इनकी कोई टाइमलाइन नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे आप अगर कोई स्टोरी भेजते हैं मुझे, है ना, तो पता नहीं है कि वो स्टोरी मैं 2 दिन में बता दूंगा, 2 दिन में नरेट कर दूंगा, ये भी नहीं पता कि 2 महीने बाद उसकी बारी आएगी। और जो कमेंट वाला चक्कर है ना, उसको मैं भी एंडोर्स नहीं करता। रीजन कि मेरे ना कुछ पॉडकास्ट है, मैं वैसे उनको कहता भी हूँ जो मुझे स्टोरी भेजते हैं, कि मतलब आप ये लिख सकते हैं कि अच्छी थी स्टोरी, कैसे नरेट की। वो मुझे पता है जो कमेंट करते हैं जिनकी स्टोरी होती है, कि स्पेशली वो मेंशन ना करें अच्छा है। उसका रीजन क्या है कि बड़े पॉडकास्ट होते हैं उसमें ना कोई इंसान बताता है कि ये मेरी स्टोरी थी एग्जांपल के तौर पर, या फिर मेरी स्टोरी ये थी, तो उसके नीचे ना काफी ज्यादा रिप्लाई आते हैं। कई उनको टीज कर रहे होते हैं, कई उनको कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कोई बाबा का आया था कि मुझे मुझे मतलब मैसेज करो, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तुम्हारा ये सोल्यूशन निकाल दूंगा। तो अब देखो, जब इंसान इन चीजों से गुजरा होता है ना, तो वो काफी ज्यादा वीक होता है। उसको होता है कि कोई रास्ता दिखा रहा तो फटाफट वो रास्ता पकड़ लो। तो मेरा जो मकसद है ना कहानियों के जरिए एंटरटेन करने का, और अगर कुछ पॉजिटिविटी फैलाई जा सके वो फैलाने का। अगर ये काम मैं करना शुरू कर दूं तो जो चैनल उसमें खिचड़ी मच जाएगी, जो मैं चाहता नहीं हूँ। दूसरी बात ये, जैसा मैंने कहा कि मेरी स्टोरी जो है वो हो सकता है 2 दिन बाद, हो सकता है 2 महीने बाद आए। तो क्या होता है कि मैं, भाई वो मुझे ना ये काम नहीं पसंद कि भाई कोई मुझे बार बार करे मैसेज कि मेरी स्टोरी कब आएगी, मेरी स्टोरी नहीं आ रही, ये नहीं आ रही, कमेंट में करे ऐसा खिचड़ी, मुझे वो पसंद नहीं है। तो इसलिए ये चीज जो है वो मैं इसको दूर ही रखता हूँ। और तीसरी चीज, जैसा मेरी स्टोरी में आप देखते हैं कि जो बेवकूफ़ी करता है तो मैं उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता हूँ। जो बदतमीज़ी करता है उसको मैं क्रिटिसाइज़ करता हूँ। अब एक इंसान विश्वास कर कर मुझे स्टोरी बता रहा है, ठीक है? और अगर लेट्स से मैं उसको कहूँ कि भाई तू लिख देना ये मेरी स्टोरी है, तो वो पिन कर दे। अब उसमें उसने कोई बदतमीज़ी की हो, कोई बेवकूफ़ी की हो, और कमेंट बॉक्स में उस पर ट्रोल की बाढ़ आ जाए, तो भाई उसके उसने तो जैसे कहते हैं ना कि जैसे वो पंजाबी में कहते हैं कि फाही गले पा लिया, है ना, तो गले की फांस बन जाएगी उसकी। तो इसलिए मतलब अगर आपको ये लगता है कि भाई ये स्टोरियां जो होती हैं ऐसी होती हैं, कोई होता नहीं है, तो उसमें इस चीज का मैं इलाज नहीं कर सकता, तो इस वजह से कह रहे हैं, तो भाई सॉरी, फिर ये चैनल आपके लिए नहीं है। क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको मैं मेंशन कर चुका हूँ कि बहुत ज़्यादा सबमिशंस होते हैं। बाकी कुछ मैं रेडिट से भी देखता हूँ, जो मुझे स्टोरी इंटरेस्टिंग लगती है मैं देखता हूँ। कुछ मैं रिसर्च होती है, कुछ कईयों के किस्से होते हैं जिन्होंने ओपन प्लेटफॉर्म पे लिखे होते हैं, और उनकी नरेशन करता हूँ। तो ये मेरे सोर्स हैं, और मुझे इसमें इसको बताने में किसी तरीके का कुछ है नहीं भाई। अब डेली मैं वीडियोस या डेली स्टोरी लेकर आता हूँ,
2 से 3 स्टोरीज़ होती हैं, तो ये कोई खाला जी का वाड़ा तो है ही नहीं कि भई मैं मतलब इतना मेरा चैनल अभी बढ़ा, जब बड़ा हो जाएगा तो फिर ये भी नौबत आ जाएगी कि 6-6 महीने किसी की बारी ना आए। लेकिन फिलहाल के तौर पर सबमिशन प्लस रिसर्च प्लस कुछ रीडिंग वगैरह जो है मेरे सोर्स हैं। और अगर कोई कर भी दे कि ये मेरी स्टोरी है तो मैं उसको पिन नहीं करूँगा, क्योंकि भई ऐसा कुछ मेरे चैनल में मैं करता नहीं। मतलब मैं खुद से बताने की कोशिश नहीं करता कि सच्ची है जी, सच्ची है, ये देखो मैंने तो उसका पिन भी कर दिया। वरना ऐसा काम करना हो तो मेरे लिए कोई बड़ी काम नहीं है। मैं तो ऐसे झूठी कहानियाँ बताकर भी कोई फेक आईडी बनाकर भी कर दूँगा कि भाई बहुत अच्छी स्टोरी आपने बताई, ये मेरी कहानी थी, आपने तो ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। ना कभी भाई मैंने ऐसा कभी सोचा, ना मुझे ये करने में मज़ा आता है। मैं चाहता हूँ कि साफ-सुथरा काम हो, कमेंट सेक्शन में जिसने तारीफ़ करनी है तारीफ़ करे, जिसने क्रिटिसाइज़ करना है क्रिटिसाइज़ करे। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं मेरा नाम भी ले लो, अपनापन महसूस होता है। भाई जो मेरे व्यूअर्स अभी भी देख रहे हैं, कमेंट नहीं करते हैं, हिचकिचाते हैं कि भाई आप भी यार करो, मुझे मज़ा आएगा। इसी बहाने पता लगेगा कि यार मेरे साथ जुड़े हुए हैं आप, और अगर हो सके तो आप अपना शहर का नाम और वो भी बता दिया करो, मतलब शहर का नाम बता दिया करो कहाँ से हैं आप। तो कभी कहीं जाना हो तो मैं फिर स्पेशल मैसेज करूँगा, भैया आपके शहर में है, ढूँढ सकते हो तो ढूँढ लो, है ना? अभी जैसे प्रयागराज जाना है, प्रयागराज में हो सकता है कितने लोग देखते होंगे, है ना? हो सकता है तो मिल भी जाएँ। इसलिए है ना, आप आई होप मैंने जो बताने की कोशिश की, आप इस चीज़ को समझ भी गए होंगे।